हेलो दोस्तों, मोशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी में वर्ण है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। देखिए, पहला वर्ण प्रश्न है आपका, मनीष शब्द में बड़ों की संख्या है। तो मनीष शब्द में पहला देखिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा। उत्तर मनीष, जैसे मैं है तो ये एक वर्ण है, तो इसको यहाँ हलंत लगाएंगे। फिर यहाँ ए क्या है, इसमें इंक्लूड रहता है, छिपा रहता है। इसके बाद क्या है, ये न है तो यहाँ न लगाएंगे। इसके बाद इसको हलंत करेंगे, प्लस बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये स है प्लस स लगाएंगे, और इसमें क्या है, ए छिपा रहता है, क्योंकि ए छिपा रहता है तो यहाँ क्या करेंगे, ए लगा देंगे। अब देखिए वर्ण की काउंट कर लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू यहाँ 6 संख्या इसकी कितनी हो गई, 6। तो अगर पूछेगा मनीष शब्द में बड़ों की संख्या कितनी है, तो 6 है, इसकी संख्या कितनी है, 6 संख्या है। समझ में आया। अब देखिए, जैसे अगर पूछा जाए, एक प्रश्न और हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न, जैसे अगर हम लिखें अनार, अनार, अनार शब्द में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या है, तो आप कैसे बनाएंगे अनार। देखिए अ है तो ये क्या है, अ ऑलरेडी जो है ये स्वर है, तो इसमें अ नहीं छिपा रहता है। सिर्फ क्या है, व्यंजन में जो है पूरे स्वर इंक्लूड रहते हैं, सिर्फ वो क्या है, किसमें, व्यंजन में। लेकिन स्वर जब वो आते हैं तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। अब देखिए अ है तो यहाँ उत्तर इसका देख लीजिए, अ और प्लस यहाँ देखिए न है, तो यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ आ लगा देंगे, प्लस यहाँ हलंत लगा के आ लगा देंगे। और फिर यहाँ क्या है, देखिए र है तो इसमें क्या है, एक क्या स्वर छिपा हुआ है, ए। अब देख लीजिए इसमें क्या कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। आ गया समझ में, आ गया। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए वर्ण को के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। एक देखिए पॉइंट लिख दीजिए, वर्ण को उच्चारित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण को उच्चारित रूप को सारी ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। वर्ण को उच्चारित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर एक प्रश्न हम यहीं से अगर आपको बनाएं, अगर कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एक प्रश्न देख लीजिए इसमें, अगर इसमें हम पूछें कि निम्न भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर एक निम्न भाषा की सबसे छोटी इकाई है, निम्न में भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है। पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन वर्ण है, वर्ण। दूसरा ऑप्शन क्या है, ध्वनि है। तीसरा ऑप्शन अगर बोला जाए शब्द, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, वाक्य। अगर देखिए निम्न में भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहता है। लेकिन अगर ध्वनि दिया रहे तो ध्वनि पे हम क्या है, आंसर लगाएंगे। अगर ध्वनि नहीं रहेगा तो वर्ण पे लगाएंगे, ठीक है। अगर दोनों दिया रहे, वर्ण और ध्वनि, तो ध्वनि पे हम क्या करेंगे, आंसर। अगर ध्वनि नहीं रहेगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। लेकिन ध्वनि रहेगा तो पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए, अब इसे क्या है, वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ही, देखिए एक पॉइंट ये और देख लीजिए, वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। जैसे देख लीजिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ए, आ, कै, का, ये क्या हैं, ये सब क्या है, लिपि हैं। कौन सी लिपि हैं, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। ये कौन सी लिपि है, देवनागरी। जैसे वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं, जैसे ए, आ, क, का, ई, जैसे सब क्या हैं, देवनागरी लिपि। अब देखिए देवनागरी लिपि क्या है, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं लिपि में आते हैं, इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। एक तरफ हम भाषा लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ लिपि लिखेंगे। लिपि भाषा में अगर हम लिखें तो भाषा में हिंदी, अगर हिंदी लिखें, हिंदी, और हिंदी, संस्कृत और मराठी। दूसरा एक और आता है, मराठी के बाद नेपाली। ये सबकी लिपियां क्या हैं, ये सभी की लिपियां क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि हैं। देखिए जैसे भाषा और लिपि पूछता है, अगर पूछेगा हिंदी की लिपि क्या है तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। कभी कभी पूछेगा संस्कृत का लिपि क्या है तो भी आप क्या बताएंगे, देवनागरी। मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी। और नेपाली की भी लिपि क्या है, देवनागरी। तो ये चारों की लिपि क्या है, देवनागरी। अब पूछेगा उर्दू का देखिए, उर्दू की लिपि क्या है बताइए, फारसी है। फारसी। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। अगर अंग्रेजी की लिपि पूछेगा, अंग्रेजी की लिपि पूछेगा तो आपको बताना है रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है, ठीक है। अगर इसी में पूछेगा पंजाबी का लिपि, पंजाबी का भी बहुत पूछता है। पंजाबी की लिपि पूछेगा तो गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इतना आया समझ में, ये जितना हम बताए हैं। जैसे अब एक बार और देख लीजिए, हम इसको बता दें। अगर वर्ण जो है, वर्ण में अगर मनीष शब्द में वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप सबका अलग अलग कर दीजिएगा। मैं में क्या है, इंक्लूड है, एक स्वर है ए, फिर न में बड़ी ई की मात्रा लगा है तो बड़ी ई लगा दीजिएगा। स है तो स में ए छिपा हुआ है तो ए लगा दीजिए। पूरा काउंट करके लिखिएगा तो ये वर्ण में कितनी संख्या हो गई, ये मनीष शब्द में कितनी संख्या हो गई वर्णों की, 6 हो गई। इस तरह अनार में वर्णों की संख्या 5 है, ठीक है। एक हम है वर्ण को उच्चारित रूप को भी ध्वनि कहते हैं। वर्ण को उच्चारित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। एक प्रश्न इसीलिए, कैसे आपको प्रश्न पूछेगा, निम्न भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कौन सी है, तो इसमें वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण भी कहते हैं सबसे, लेकिन अगर ध्वनि दिया रहे तो ध्वनि पहले आंसर होगा। अगर ध्वनि नहीं रहेगा तो हम वर्ण पे क्या है, ट्रिक करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। अब वर्णों को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। जैसे ए, आ, क, का, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि है। अब देखिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की क्या है लिपि, देवनागरी लिपि है।
उर्दू का फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी हैं। इतना आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए वर्ण के भाग। अब यहाँ देखिए वर्ण के भाग या वर्ण के भाग। तो वर्ण के भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो देखिए 2 कौन कौन होते हैं? पहला क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला स्वर होते हैं, दूसरा व्यंजन होता है। वर्ण के 2 भाग होते हैं, पहला स्वर, दूसरा क्या होते हैं, व्यंजन। देखिए पहला वर्ण के भाग अगर पूछेगा तो आप लोग बताइएगा वर्ण के 2 भाग होते हैं, पहला स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब स्वरों की संख्या कौन है, 11 होती है और व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 33 होती है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है। अब देखिए स्वर कौन कौन होते हैं, हम यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं स्वरों की संख्या। स्वर की संख्या देख लीजिए, पहला ए, दूसरा आ, तीसरा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, 11 सभी क्या हैं, स्वर हैं। ये 11 स्वर हैं। अब 11 स्वर। अब इस स्वर के भी 2 भाग होते हैं, स्वर के भी। अब यहाँ देखिए स्वर के भाग, स्वर के भाग। ठीक है, स्वर के भाग के भेद पूछिए, भेद लिख दीजिए, स्वर के भेद। अब स्वर के कितने भेद होते हैं देख लीजिए। पहला हम लिखते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। देखिए अब हमने स्वर बताए 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ह्रस्व स्वर की संख्या अगर पूछेगा तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। अब प्लुप्त, अब देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं, ए आता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 की मात्रा लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें 3 की मात्रा लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ए है, ए, ई, ऊ और री। देखिए इसमें क्या है, 4 आए ना। अब देखिए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ। देखिए 7 हुआ कि नहीं, काउंट कर लीजिए 7। तो ये देखिए, और जैसे पुरुष में 3 है, जैसे ओम लिखा जा, ओम ना, समझ में आ रहा है, ओम। ओम देखिए, ओम, 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 जैसे बुलाया जाए ना ओम, तो ये 3 गुना समय लगता है। ओम देखिए, बोलिए ना तेज, 3 गुना समय लगा कि नहीं। इसमें देखिए ए है तो कम समय लग रहा है, इसका 2 गुना समय लग रहा है आ। तो ये क्या हो रहा है, ये इसमें 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में, और प्लुप्त स्वर में इसका 3 गुना समय लगता है। तो अब इस तरह से स्वर के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इतना आ गया समझ में, बोलिए। अब देखिए ध्यान से, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, जिह्वा, एक और देखिए, जिह्वा,
जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर, स्थिति के आधार पर स्वर। ध्यान दीजिएगा, जिह्वा के जो जीभ के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर की संख्या पूछ रहा है, तो आप इसका बताएंगे स्वर के भेद, आधार पर स्वर के भेद। ध्यान दीजिएगा, तो इसके जो हैं 3 भेद होते हैं। जैसे भेद कौन कौन, जैसे मान लीजिए जिह्वा है, जिह्वा मतलब होता है जीभ, यही है ना। तो देखिए, तो पहला देखिए क्या होता है, पहला पक्ष, इसको हम पक्ष स्वर बोलते हैं, पक्ष। हाँ, पक्ष भाग, पक्ष भाग। इसके बीच में हम बोलते हैं मध्य भाग, मध्य भाग। और यहाँ सबसे लास्ट वाले को अग्रभाग, अग्रभाग, अग्रभाग। ध्यान दीजिएगा, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, देखिए ये जीभ है, पक्ष भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। तो पक्ष भाग में क्या क्या आते हैं, पक्ष भाग में आपका आ, देख लीजिए, आ, औ, ऊ, ओ, ऊ और बड़ा ऊ। अब मध्य भाग में आपका ए आता है, और अग्र भाग में ई, बड़ी ई और ए, ये देखें अग्र भाग में आते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये भूल जाएगा, पक्ष भाग क्या है, पक्ष भाग में आ, औ, ओ, ऊ, बड़ा ऊ, और मध्य भाग में ए, अग्र भाग में ई, बड़ी ई, ए, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए याद करने का तरीका देखिए, एक सूत्र है, सूत्र हम बता रहे हैं आप लोगों को। सूत्र इसका है, जैसे लिखो आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो, ए को छोड़ो, छोड़ो बीचे बीचे, ए को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे। ठीक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे। देखिए जैसे आ है ना, तो आ यहाँ आ गया, ध्यान दीजिए, ओ है तो ओ आ गया, और ये ऊ है तो ऊ आ गया, एक बड़ा ऊ की मात्रा है ना, तो बड़ा ऊ की मात्रा आ गया, और एक क्या आएगा आपका ओ, ये आओ, तो ये आओ जान जाइएगा। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा ये है, पीछे पीछे, पीछे पीछे मतलब होता है पक्ष भाग। और देखिए ए को छोड़ो बीच बीच, तब मध्य भाग पूछेगा तो मध्य भाग क्या है, तो है बीच में होता है, तो ये क्या हो जाता है, ए जो है मध्य भाग होगा। और अग्र भाग आप याद ही कर लीजिएगा, अग्र भाग जो है दोनों ई और ए आए। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, अब देख लीजिए हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल व्यंजन, व्यंजन 33। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 हैं। अब 33 कैसे कैसे हैं इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए पहला आएगा स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आएगा, दूसरा क्या है, अंतस्थ,
अंतस्थ। और तीसरा आएगा कौन सा? तीसरा आपका आएगा ऊष्म व्यंजन। तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर है 25, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। और उस व्यंजनों की संख्या 4 है। इसको सारा काउंट अगर प्लस कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, ठीक है। सारा प्लस करके देख लीजिए 33, ठीक है। थैंक यू वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आगे।